नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में अभी कॉलोनियल हैंगओवर खत्म नहीं हुआ है। जो उपनिवेशवाद का बीज अंग्रेजों ने बोया था और उसको जो है खाद पानी दिया 1947 के बाद कांग्रेस की सरकारों ने, वो कांग्रेस पार्टी ने, उसके प्रधानमंत्रियों ने और उसके मंत्रियों ने, पार्टी के संगठन ने, और उसका जो इकोसिस्टम था पूरा, वो आज भी सक्रिय है। इस देश में सामाजिक सुधार की बात करना आपत्तिजनक कैसे हो सकता है? और बात जब किसी हाई कोर्ट का जज कह रहा हो, उसको मालूम है कि न्याय क्या है, संविधान क्या है, संविधान के प्रावधान क्या हैं। अगर वो संविधान में अंतर्निहित किसी बात का जिक्र कर रहा है, किसी बात की चर्चा कर रहा है, उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे वो अपराधी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस शेखर कुमार यादव, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां थीं उसको हिंदू धर्म के लोगों ने, समाज ने ठीक किया। मुसलमान ऐसा क्यों नहीं करते? फिर उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी है मुसलमानों को कि यूसीसी उनके शरिया के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है या कुरान के खिलाफ है। उन्होंने कहा जो बुराइयां हिंदू धर्म में थी उनको ठीक कर लिया, आप क्यों नहीं ठीक करते? उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति 3 शादियां करे, पहली पत्नी की कंसेंट के बिना, उसकी मंजूरी के बिना दूसरी शादी कर ले। जो उन्होंने नहीं कहा, मतलब उनका ये था कि अगर यूसीसी बनता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो ये सब जो बुराइयां हैं अलग अलग मजहबों के कानून में, वो सब दूर हो जाएंगी। बात वो बेसिक तौर पर जेंडर जस्टिस की कर रहे थे, सामाजिक सुधार की बात कर रहे थे। और परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार किसी भी मजहब में, धर्म में या फिर संस्कृति में कुछ बुराइयां हो सकती हैं। समय के साथ उनका परिमार्जन होना जरूरी है, उनमें सुधार लाना जरूरी है। केवल यही बात कर रहे थे वो, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोला, उसकी भावना के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भी बुराइयां थी, छुआछूत थी, सती प्रथा थी, इस तरह की चीज़ें थी, उसको हमने दुरुस्त कर लिया, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं? अब ये सवाल उठाना अपराध कैसे हो सकता है? ये बात जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ कैसे हो सकती है? 2 लोगों ने इस पर उनके खिलाफ शिकायत की। एक लॉ का कोई स्टूडेंट है और एक आईपीएस अधिकारी है जिनको जबरन रिटायर कर दिया गया, जिनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। अब इन लोगों का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, ये पता नहीं, लेकिन इसका संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने जस्टिस संजीव खन्ना, जो सीजेआई हैं, इस समय देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके नेतृत्व में जस्टिस शेखर कुमार यादव को उपस्थित होने के लिए कहा गया। 17 दिसंबर को उपस्थित हुए, उनसे कहा गया स्पष्टीकरण देने के लिए। फिर चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस भंसाली, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी, उनसे इस मामले में उनका क्या स्टैंड है ये स्पष्ट कराइए। तो जस्टिस शेखर कुमार यादव ने लिख कर दिया चीफ जस्टिस को कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो संविधान के अंतर्निहित मूल्यों के खिलाफ हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो संविधान की भावना को ठेस पहुंचाता हो या कानून के विरुद्ध हो। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि किसी समुदाय विशेष के खिलाफ उससे घृणा फैलती हो। और उन्होंने चिट्ठी में ये बात भी कही कि जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सार्वजनिक रूप से अपनी सफाई या अपनी बात का स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं मिलता है, तो उनके जो वरिष्ठ हैं उनको इसमें उनका बचाव करना चाहिए। तो उन्होंने जो बात नहीं कही है वो मैं कह रहा हूं कि इस मामले में उनका बचाव करने की बजाय उनके वरिष्ठ लोग उनके ही खिलाफ उनको एक तरह से आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मामले में जस्टिस शेखर कुमार यादव की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्यों? उन्होंने ये बातें कही इसलिए नहीं, उन्होंने जो बात सही समझी, संविधान सम्मत समझा, जिस बात को,
कानून सम्मत समझा, समाज के हित में समझा, उस बात पर कायम है। उनके लिए बहुत आसान था कि वो जब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने बुलाया, उसके बाद अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखते और कहते कि मुझे अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या कोई भी भाषा अलग किसी भी तरह की हो सकती थी, और कह सकते थे कि मेरा ये इरादा नहीं था। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, मैंने जो कुछ कहा उसमें से कहीं से भी कोई भी बात जुडिशियल कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करती है। अब मुझे आप बताइए कितने लोगों में ऐसी हिम्मत है। अक्सर लोग बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद, चाहे जुडिशरी में हो चाहे दूसरे प्रोफेशंस में हो, सही बात कहने की हिम्मत अचानक उनको आती है जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवा में रहते हुए इस तरह की हिम्मत जुटाना, बल्कि मैं कहूँगा हिम्मत नहीं, इस तरह का जोखिम मोल लेना कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो व्यवस्था बनी है 1947 के बाद से, उसमें सच कहना अपराध है। अगर सच आप किसी ऐसे समुदाय, किसी ऐसे संप्रदाय, किसी ऐसे मजहब के बारे में कह रहे हो जो हिंदुओं से अलग हो, तो फिर तो आपके लिए और बड़ी मुसीबत है। आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, उसका संज्ञान कोई नहीं लेगा। देश के एक प्रदेश का मंत्री, और बल्कि कई प्रदेशों के मंत्री, हिंदू धर्म के खिलाफ दिन रात बोलते हैं। कभी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया हो कि ये आप घृणा फैला रहे हैं, ये आप सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं? ऐसी बात आपको सुनने में नहीं मिली होगी। जस्टिस शेखर यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसको आप इस रूप में कैटेगराइज कर सके कि ये मुस्लिम समाज के खिलाफ है या मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा यूसीसी जो है ये समझ लेना चाहिए मुसलमानों को कि वो आपके इस्लाम, कुरान या फिर शरिया के खिलाफ नहीं है। ये जो है बात मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतानी चाहिए, समझाना चाहिए। दरअसल ये एक तरह का समाज सुधार और समाज को जागृत करने का काम जस्टिस शेखर यादव ने किया है। उनकी इस बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए। जो लोग भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जो लोगों की ओपिनियन को प्रभावित करने की स्थिति में हैं, उन सबको इस तरह की बात करनी चाहिए। रिफॉर्म, सऊदी अरब जो सबसे कट्टर देशों में, एक इस्लामिक देशों में माना जाता था, वहां रिफॉर्म हो रहा है। तो वो क्या इस्लाम के खिलाफ हैं, शरिया के खिलाफ हैं? क्या वो लोग कुरान के खिलाफ हैं? लेकिन यहां आप कुछ भी बोल सकते हैं। पक्ष विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुस्लिम समाज के बारे में कोई टिप्पणी ही नहीं कर सकते। टिप्पणी करने का मतलब है आप सांप्रदायिक हैं, टिप्पणी करने का मतलब है आप घृणा फैलाना चाहते हैं, टिप्पणी करने का मतलब है आप उस समाज के या उस मजहब के विरोधी हैं। इस तरह से सामान्य व्यक्ति को पेंट किया जाता है। इसका चलन तो हम 77 सालों से देख ही रहे हैं। यही कारण है, इसी का एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि जो लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, जो लोग न्यायिक सेवा में हैं, वो भी इस तरह की बात कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये हिम्मत दिखाई है जस्टिस शेखर यादव ने। मेरा मानना है कि जो लोग भी इस देश में शांति चाहते हैं, इस देश की तरक्की चाहते हैं, सामाजिक सुधार चाहते हैं, समाज में समान न्यायिक व्यवस्था चाहते हैं, समान नागरिक कानून चाहते हैं, उन सब लोगों को जस्टिस शेखर यादव को साधुवाद देना चाहिए कि सच बोलना अपने में बड़ी बात है और सच पर कायम रहना, उस पर डटे रहना, ये उससे भी बड़ी बात है। जस्टिस शेखर यादव के लिए आसान रास्ता था, उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने कठिन रास्ता चुना। और इसलिए कि जो उन्होंने बात कही उससे वो कन्विंस्ड है, उनकी निष्ठा से उपजी हुई बात थी। उन्होंने कोई पब्लिसिटी के लिए ये बात नहीं कही, किसी का समर्थन हासिल करने के लिए ये बात नहीं कही। वो राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते, किसी राजनीतिक दल के किसी फायदे नुकसान के लिए ये बात नहीं कही। उन्होंने समाज के भले के लिए ये बात कही, और समाज से भी ज्यादा मुस्लिम समाज के भले के लिए कही कि भाई ये सब आपके मजहब में जो बुराइयां हैं, इनको आप ठीक नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो आपके मजहब की छवि खराब होती है। इससे वो कहावत है कि होम करते हाथ जलते हैं, वही हो रहा है
जस्टिस शेखर यादव के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम क्या चाहता है। उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आखिर अगर ये जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ है उनकी बात, तो बताए कि जुडिशियल कंडक्ट के मुताबिक क्या होना चाहिए। जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ कैसे है, किस आधार पर उनके भाषण को, उनकी बातों को जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ कहा जा सकता है। क्या सच बोलना जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ है? क्या समाज में सुधार की बात करना जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज अगर नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय लोग, तो कल देना पड़ेगा, परसों देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। समय बदल रहा है। समय क्या बदल रहा है? जो लोग ये सब देखते हुए चुप बैठते थे, वो अब चुप बैठने को तैयार नहीं, वो बोलने को तैयार हैं। तो जस्टिस शेखर यादव ने जो किया है, उससे उन्होंने बहुत से लोगों की हिम्मत बढ़ाई है कि सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। सच बोलना और सच पर टिके रहना। अगर जस्टिस यादव इससे पीछे हट जाते तो यह माना जाता कि उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहा, उनकी निष्ठा नहीं थी इस बयान के प्रति। लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनकी निष्ठा भी है, उनका कन्विक्शन भी है, और वो इस बात को सही मानते हैं, और वो संवैधानिक और कानूनी रूप से भी इस बात को सही मानते हैं। जो लोग इसे गलत मानते हैं उनको बताना तो चाहिए कि आखिर इसमें गलत है क्या। यूसीसी की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। सुप्रीम कोर्ट कम से कम 3-4 अपने फैसलों में इस बात के लिए सरकार को एक तरह से निर्देश दे चुका है, या कहें सुझाव दे चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में इस पर काम चल रहा है। उत्तराखंड इसमें सबसे आगे है, वो इसे लागू करने जा रहा है। वहाँ कानून पूरी तरह से तैयार हो गया, और कई राज्य सरकारें इस दिशा में आगे काम कर रही हैं। केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि वो भी राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो बातें हैं, उनको कहना जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ कैसे हो जाएगा? क्या जज को सच बोलने की इजाजत नहीं है? क्या जज से सच बोलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, या उसको मुंह बंद रखना चाहिए, सच नहीं बोलना चाहिए? उनके एक फैसले को लेकर भी जो है शिकायत की गई है, वो है गोरक्षा के बारे में। तो गोरक्षा कैसे जो है, गोरक्षा की बात कहना, उसका समर्थन करना कानून या संविधान के खिलाफ कैसे हो गया? और उन्होंने ठीक ही कहा, गोरक्षा जो है हमारे समाज की संस्कृति का हिस्सा है, और संविधान भी इस बात को मानता है कि गोरक्षा होनी चाहिए। गोरक्षा की बात करना क्यों गलत है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इससे एक दूसरे समाज की भावना आहत हो सकती है। कौन सा वो समाज है जो गोरक्षा के विरोध में है? तो जो समाज गोरक्षा के विरोध में है, उसकी बातों से, उसके कार्यकलापों से दूसरे समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है, उसके बारे में कोई बोलेगा नहीं। तो अगर जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करता है, तो आप मानकर चलिए जो कॉलोनियल शक्तियां हैं, उपनिवेशवादी शक्तियां हैं, उनका प्रभुत्व अभी तक इस देश की न्याय व्यवस्था पर और दूसरी व्यवस्थाओं पर बना हुआ है। तो देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।